So we'll now learn conditions and restrictions for composition levy. Person opting for composition levy has to comply with the following conditions. He is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person. मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते. ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394 ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मतलब अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं जिनमें क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है, तो वो रिवर्स चार्ज का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं. He was not engaged in the manufacture of goods as notified under section 10 subsection 2 subclause E during the preceding financial year. तो कौन से गुड्स नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ई? आइसक्रीम एंड अदर आइस एडिबल प्रोडक्ट्स, पान मसाला एंड टोबैको. अगर ये इन तीन गुड्स में क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन तीन गुड्स का. ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग की बात की है. अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं आइसक्रीम के, पान मसाला के, टोबैको के, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मतलब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप सेलर हैं, ट्रेडर हैं, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? अब एक अमेंडमेंट आया है. ठीक है, a manufacturer of aerated water will also not be eligible to opt for composition scheme. Friends, aerated water मतलब airing the water is known as aerated water. airing क्यों किया जाता है वाटर में? airing करके वाटर को ऑक्सीजनेटेड बनाया जाता है. फाइन. सो ऑक्सीजनेटेड करने के लिए वाटर को, तो जो लोग ये बिजनेस करते हैं लाइक मैन्युफैक्चरर ऑफ aerated water, or if you are a supplier of aerated water, then also you will not be eligible to apply for composition scheme or pay tax under concessional rate under notification 2 2019. ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं एरेटेड वाटर के या फिर आप सप्लायर हैं एरेटेड वाटर के, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम और ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट दोनों में से किसी भी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते. ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. फाइन. नाउ कॉम्पोजिट स्कीम जिसने ऑप्ट की है कॉम्पोजिशन स्कीम, ही शैल मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड displayed at the prominent place at his principal place of business and at every additional place of business. ठीक है, जो आपका साइन बोर्ड है उसमें आपको आपके फॉर्म के नाम के साथ, जीएसटी नंबर के साथ आपको क्या मेंशन करना है, कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन. ठीक है. फॉलोइंग आर इनएलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. कौन कौन कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता? सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, है ना. रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर आप कोई भी सप्लाई करते हैं सर्विसेज, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है, आप उतनी ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं. लेकिन अगर आप 10% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा या 5 लाख से ज्यादा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है, हमने जो एग्जांपल्स देखे थे प्रीवियस लेक्चर में. सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट एंड यूटीजीएसटी एक्ट. सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल. ठीक है, अगर आप नॉट टैक्सेबल मतलब एग्जेम्प्ट गुड्स, नॉन जीएसटी गुड या नील रेटेड गुड्स का सप्लाई करते हैं तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते. सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स. आप अगर गुड्स को स्टेट के बाहर सेल कर रहे हैं, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन है गुजरात में एंड यू आर सप्लाइंग गुड्स टू महाराष्ट्र, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते. कॉम्पोजिशन स्कीम केवल
इंट्रा स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए नहीं है। मतलब आप एक स्टेट में, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है, वहां से आप दूसरे स्टेट में अगर गुड्स सेल करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये भी पढ़ा हमने। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, है ना, तो आपके लिए क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। लेकिन आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से नीचे भी है तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। और ये जो सेकंड पॉइंट था, सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, तो अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन वैसे भी नहीं लेना है। ठीक है, नॉर्मल स्कीम में भी नहीं लेना है और कॉम्पोजिशन स्कीम में भी नहीं लेना है। फाइन। There is no restriction on composition supplier to receive interstate inward supplies of goods as also to make interstate inward and outward supply of services. क्या लिखा है? No restriction on composition supplier to receive interstate inward supply of goods. आप interstate outward supply of goods नहीं कर सकते, ठीक है, गुड्स को दूसरे स्टेट में बेच नहीं सकते, लेकिन आप दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज तो कर सकते हैं। मैं गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मैं राजस्थान से गुड्स परचेज करूं, चाहे महाराष्ट्र से गुड्स परचेज करूं, है ना, मेरा जो इनपुट है मैं किसी भी स्टेट से परचेज कर सकता हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र या राजस्थान में गुड्स सेल नहीं कर सकता। ठीक है, बीइंग अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। एज ऑल्सो टू मेक इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज के केस में ये क्या है, अगर आपको जो सर्विसेज है, ठीक है, जो अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस यू कैन डू इट इंटरस्टेट एज वेल। और सप्लाई ऑफ सर्विस में, ठीक है, हमको क्या दी गई है, लिमिट 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो उस केस में आप सप्लाई ऑफ सर्विस है वो कहाँ कर सकते हैं, इंटरस्टेट कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स इंटरस्टेट नहीं कर सकते। फाइन। फिर ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the eligibility for composition scheme under second proviso of section 10 subsection 1। मतलब हमको जो लिमिट दी गई थी फ्रेंड्स कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस कितना कर सकते हैं, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। फाइन। तो आपको ये जो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख जो सर्विस का जो कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है, उसमें से कौन सी सर्विस एक्सक्लूड करनी है वो लिखा है। मतलब कई बार क्या होता है ना, अपन अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, वी आर अर्निंग मनी और अपने पास एक्स्ट्रा मनी है तो वी लेंड इट, है ना, हम लोग या बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, या क्या करते हैं, किसी को लेंड कर देते हैं, ठीक है, लोन दे देते हैं किसी को। तो ये जो लोन दिया आपने, उस लोन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी इनकम हुई। कैसे इनकम हुई, आपने एक सर्विस प्रोवाइड की, कौन सी सर्विस, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, तो इससे आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है एग्जेम्प्ट, उस पे टैक्स नहीं लगता है। फाइन। तो ये जो आपकी इंटरेस्ट इनकम हुई लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंड करने से, उस इनकम को एग्जेम्प्ट इनकम माना जाएगा और वो इनकम आपके जो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख का जो कैलकुलेशन करना है, फाइन, उसमें ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। सपोज आपने 1 लाख का लोन दिया, उस पर आपको 1 साल के बाद 10% क्या आया, इंटरेस्ट। फाइन। तो ये जो 10,000 आया उसको 10% ऑफ टर्नओवर वाले क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। कैसे, मान लीजिए आपका टर्नओवर है 6 लाख, 60 लैक्स, उसमें से आपको परमिसिबल कितना है, सर्विसेज 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। मतलब 6 लाख तक आपको सर्विस प्रोवाइड करना परमिसिबल है, लेकिन आपका जो एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विस है वो है
6,20,000। एक्चुअली आपने कितने की सर्विस सप्लाई की? 6,20,000 की। तो क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं? आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन 6,20,000 में से 30,000 इंटरेस्ट इनकम थी। कौन सी इंटरेस्ट इनकम? जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंड करके क्या की थी? अर्न। और 5,90,000 थी जो आपने सर्विस प्रोवाइड करके रेवेन्यू अर्न किया था। फाइन। अदर सर्विसेज अदर देन लोन्स और एडवांसेस। फाइन। या फिर जो आपने डिपॉजिट अगर बैंक में किया था तो उसके भी अलावा। ठीक है। तो ये जो 5,90,000 है ये क्या 6 लाख से कम है? बिल्कुल है। तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता हूं? मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता हूं। 30,000 को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्या है? इंटरेस्ट इनकम, एक एग्जेम्प्ट इनकम, जिसको हमको जो हमारा सर्विस पोर्शन है उससे अलग करना है और फिर हमें देखना है कि क्या हम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर से रीड करते हैं एक बार। The value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the eligibility of composition scheme under second proviso to section 10 subsection 1. तो सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। और जो सर्विस का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, जो आपने एक्चुअल प्रोवाइड की, उसमें से आप इंटरेस्ट इनकम को क्या कर दोगे? एक्सक्लूड कर दोगे। फाइन। अंडर दिस प्रोविजो अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम may supply services of value not exceeding 10% of turnover और 5 lakh whichever is higher। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। Thus, while computing the value of services other than restaurant services, ये हर जगह other than restaurant services इसलिए लिखा है ना, क्योंकि इनको composition scheme क्या है? इनके लिए एलिजिबल है। रेस्टोरेंट सर्विस में है तो हमने पढ़ा ना 2.5% CGST, 2.5% SGST क्या पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। किसका 2.5%? टर्नओवर का। फाइन। तो while computing the value of service as referred to in proviso to section 10 subsection 1, interest on loans and advances deposit will not be taken into account in computing the aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, हमको क्या करना है? इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि आपका कॉम्पोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन है वो लैप्स कब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा चला गया, या स्पेशल कैटेगरी जो 8 स्टेट्स हैं, 11 में से 8 स्टेट, उनमें कितनी लिमिट है? 75 लाख। तो उन स्टेट्स में अगर 75 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका कॉम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन लैप्स हो जाएगा और आप कहां पे आ जाएंगे? नॉर्मल स्कीम में आप शिफ्ट हो जाएंगे। फाइन। रीड करते हैं। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्सेस फ्रॉम द डे ऑन विच एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़ या 75 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में तो मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, तो मैंने इस साल क्या ले लिया? कॉम्पोजिशन स्कीम। लेकिन करंट ईयर में मेरा टर्नओवर मान लीजिए दिसंबर तक या नवंबर तक पहुंच गया 1,60,00,000। तो जिस दिन मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया उस दिन मेरा ऑप्शन टू पे कॉम्पोजिशन स्कीम क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है और मुझे नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, सच पर्सन, ठीक है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम under section 9 subsection 1 from the day he ceases to satisfy any of the conditions prescribed for composition levy। मतलब composition levy के लिए जो भी conditions prescribed है, ठीक है, उनमें से आप कोई भी condition को violate करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाना पड़ेगा और आपको नॉर्मल स्कीम में आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ेगा, है ना। तो हमारा नॉर्मल स्कीम में जिस हिसाब से हमने पढ़ा है अभी तक, जो भी कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। फाइन। ही शैल इशू टैक्स इनवॉइस, है ना, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा।
जबकि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला क्या करता है, बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें टैक्स नहीं लगाते हैं। लेकिन आप एक बार अगर नॉर्मल स्कीम में आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर, उस दिन के बाद से जिस दिन से आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया, या फिर आपका जो था सप्लाई ऑफ सर्विस 10% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा हो गया, तो भी तो आपका ऑप्शन टू पे कॉम्पोजिशन, ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, है ना। तो उस दिन, जिस दिन ये हुआ, उस दिन से क्या करना है आपको, टैक्स इनवॉइस इशू करना है और इंटीमेशन करना है, फाइल इंटीमेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम द स्कीम, स्कीम से विड्रॉ करने के लिए विद इन 7 days ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या करोगे आप, इंटीमेट कि मेरा जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, और आप क्या करोगे, नॉर्मल स्कीम में स्विच कर जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं। A person availing composition scheme during a financial year crosses the turnover of 1.5 crore on 9th of December. 9th दिसंबर को उसने 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया, तो क्या हो जाएगा वो, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल। द ऑप्शन अवेल्ड शेल लैप्स फ्रॉम द डे ऑन विच हिज टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 1.5 करोड़, दैट इज 9th दिसंबर इन दिस केस। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, 9 तारीख से क्या हो जाएगा, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आप एक स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो आपको आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन है विद इन अ स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, हर जगह आपको कॉम्पोजिशन स्कीम को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह कॉम्पोजिशन स्कीम में और एक जगह नॉर्मल स्कीम में, मतलब गुजरात में कॉम्पोजिशन, महाराष्ट्र में नॉर्मल स्कीम, राजस्थान में कॉम्पोजिशन, एमपी में नॉर्मल स्कीम, ऐसे नहीं हो सकता है। या तो हर जगह नॉर्मल स्कीम में रहोगे या तो हर जगह कॉम्पोजिशन स्कीम में रहोगे। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा कि कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पे, और एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होता है ना। तो उस केस में अगर आपका पैन इंडिया का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से क्रॉस कर गया, तो सभी स्टेट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम ले लेना पड़ेगा और आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फाइन। कॉम्पोजिशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड यूनिफॉर्मली बाय ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स हैविंग सेम पैन, जिनका सेम पैन नंबर है, ठीक है, वो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। इफ अ पर्सन इज पेइंग टैक्स ऑफ वन ऑफ हिज प्लेसेस ऑफ बिजनेस अंडर नॉर्मल स्कीम, ठीक है, ही शेल नॉट पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब एक जगह नॉर्मल स्कीम है तो दूसरी जगह आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इफ वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, आपका कोई भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस बिकम्स इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, ऑल अदर रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस वुड ऑल्सो बिकम इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। फाइन, ठीक है, क्लियर है। अभी ऐसा कैसे होगा कि एक प्लेस इनएलिजिबल हुई बाकी की इनएलिजिबल नहीं हुई? हमने क्या बोला, टर्नओवर इन अ स्टेट कैलकुलेट करते हैं और वो टर्नओवर इन अ स्टेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और टर्नओवर वाले स्टेट और टर्नओवर इन अ स्टेट में, मान लीजिए आपने जो गुजरात में आपका वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको आपने बंद करके वहां पे पान मसाला बनाना चालू कर दिया या आइसक्रीम बनाना चालू कर दिया, तो आपका गुजरात वाला प्लांट क्या हो गया, इनएलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आपके और जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, एक महाराष्ट्र में होगा, एक एमपी में होगा, एक राजस्थान में होगा, है ना, हर जगह क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल स्कीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो कंडीशंस जो है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने की, उसको अगर आप वायलेट करते हैं किसी भी एक स्टेट में या किसी भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो बाकी सारे प्लेसेस ऑफ बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़ के नॉर्मल स्कीम में आ जाना पड़ेगा। मतलब वन स्कीम पूरे कंट्री में चलना चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम अगर है तो सारे स्टेट्स में कॉम्पोजिशन, नॉर्मल स्कीम है तो सारे स्टेट्स में नॉर्मल स्कीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा आपको। फाइन, एक एग्जांपल देखते हैं। टैक्स पेयर तोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर हैविंग 1 यूनिट।
A1 इन यूपी, ठीक है, तुलाराम का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट A1 इन यूपी एंड अनदर यूनिट A2 इन एमपी, एक यूपी में है और एक कहाँ पे, एमपी में। टोटल टर्नओवर ऑफ टू यूनिट्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 115 lakhs, 85 lakhs प्लस 30 lakhs, ठीक है। यूपी का टर्नओवर 85 lakhs, एमपी का टर्नओवर 30 lakhs, इसी तरीके से 115 लाख का क्या था उसका टर्नओवर, मतलब 1 crore 15 lakhs। Turnover of unit A1 and A2 in the first quarter of the financial year was 5 lakh and 10 lakh respectively. First quarter of the financial year में turnover कितना था, 5 lakh and 10 lakh. Compute the amount payable under composition levy by taxpayer तुलाराम। उसको composition scheme के अंदर टैक्स कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इज 115 lakhs विच इज बिलो 150 lakhs, मतलब 1.5 करोड़ से कम है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। फाइन, अब एलिजिबल है तो जो करंट ईयर में टर्नओवर है वो कितना है, यूपी में 5 लाख, एमपी में 10 लाख, तो उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। सी टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 85 lakh एंड 30 lakh, एग्रीगेट टर्नओवर 115 lakh। टर्नओवर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर 5 lakh एंड 10 lakh विच इज टोटल 15 lakh, तो यूपी में 5000 टैक्स पे करना पड़ेगा 1%, और एमपी में भी 10,000 टैक्स पे करना पड़ेगा विच इज 1% ऑफ टर्नओवर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। अदर पॉइंट्स, बिल ऑफ सप्लाई शेल बी इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमको क्या इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है कॉम्पोजिशन स्कीम में, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। टैक्स शेल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जिनको आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो उनसे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेल्ड, ये भी हमने पढ़ा। कॉम्पोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शेल इंक्लूड ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स हैविंग सेम पैन, मतलब आपके ही जितने भी रजिस्ट्रेशंस और हैं विद इन द कंट्री, अगर एक कॉम्पोजिशन में तो सारे किस में होने चाहिए, कॉम्पोजिशन स्कीम में। पेनल्टी शेल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इरेग्युलर अवेलमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आप इरेग्युलर अवेलमेंट करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम का, मतलब जो हमारा मान लीजिए आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया फिर भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, उसी के बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपका जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज मोर देन 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर से भी ज्यादा चला गया, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। कितना पेनल्टी वगैरह ये सब आपके फाइनल लेवल में आएगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। सो दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल टू दोज providing services, and that too the turnover of services should be less than or equal to 50 lakh rupees। ठीक है, और इसके अलावा की इसकी जितनी भी कंडीशंस है वो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में कंडीशंस थी ऑलमोस्ट उसकी तरह ही है। ठीक है, एक आध माइनर डिफरेंस है वो हम देखेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट, option for small service providers with aggregate turnover up to 50 lakh in preceding financial year। ठीक है, जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 50 लाख से कम था और वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल नहीं थे, तो वो क्या ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंसेशनल रेट। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं थे, मतलब आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, ठीक है, आप गुड सप्लाई नहीं करते हो, क्या करते हो, केवल सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आप क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। और अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो क्या आप ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट के लिए ऑप्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि आप क्या हो, सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, इनको टैक्स पे करना रहता है एट 3% विच इज इफेक्टिव 6%, मतलब 3% CGST, 3% SGST, किसका, टर्नओवर इन अ स्टेट का। फाइन, ऑन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये यही कह रहा है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आपको 3% CGST
3% है। जीएसटी ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। और 50 लाख कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन पैन इंडिया बेसिस, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। हु आर द पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बट एलिजिबल फॉर नोटिफिकेशन नंबर 2 2019? नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 का मतलब है ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंसेशनल रेट, ठीक है। तो कौन इसके लिए एलिजिबल है? हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं है कब? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। एंड हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन टू पे टैक्स कंसेशनल रेट आपके लिए है। रेस्टोरेंट सर्विस को क्यों इनएलिजिबल किया? क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस वाला तो किसके लिए ऑप्ट कर सकता है? कंपोजिशन स्कीम के लिए। फाइन। इनएलिजिबल सप्लायर्स, कौन इनएलिजिबल सप्लायर्स है इस स्कीम के लिए? वन हु इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी और सीटीपी ये स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। सप्लायर मेकिंग सप्लाईज नॉट लेविएबल टू टैक्स, अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हैं तो आपको ये स्कीम के लिए ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते भी हैं, है ना, तो आपको वैसे रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ये भी हमने पढ़ा है। सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज नीदर ऑफ गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज, आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते। जबकि कॉम्पिटिशन स्कीम में क्या था? आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, लेकिन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस तो कर सकते हो, है ना। इस स्कीम में क्या है? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कर सकते और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कर सकते। गुड्स तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कीम गुड्स वालों के लिए है ही नहीं, ये किसके लिए? सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। फाइन। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर आप गुड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो भी ये स्कीम आपके लिए नहीं है। एनीवेज अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो भी ये स्कीम आपके लिए वैसे भी नहीं है ना, तो ये पॉइंट का कोई वैलिडिटी नहीं है। सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, अब आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको क्या है? गुड्स होते हैं। फाइन। तो इस पॉइंट्स की भी कोई वैलिडिटी नहीं है क्योंकि ये स्कीम तो किसके लिए है? सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो वैसे भी आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। बिल ऑफ सप्लाई shall be issued instead of टैक्स इनवॉइस, क्या इशू करना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। फाइन फ्रेंड्स, ये स्कीम पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन स्कीम की तरह ही है, जस्ट कि आपको टर्नओवर पे 6% टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। और आपके लिए वैलिडिटी कितनी है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 50 लाख से आपका क्या होना चाहिए? टर्नओवर कम होना चाहिए। और बाकी के जितने भी पॉइंट्स है सभी क्या है? ऑलमोस्ट कॉम्पोजिशन स्कीम की तरह। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है? तो बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में भी था, ठीक है। टैक्स कैसे पे करना है? तो बेस्ड ऑन टर्नओवर इन अ स्टेट, वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम की तरह ही है। फाइन। टैक्स शेल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ऑब्वियसली बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे तो टैक्स तो वैसे भी कलेक्ट नहीं करोगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेल्ड। All registered persons having same PAN shall pay tax at concessional rate under this notification। मतलब ऑल ओवर इंडिया आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, अंडर सेम PAN, उनको क्या करना पड़ेगा? इसी स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब एक जगह ये स्कीम, दूसरी जगह नॉर्मल स्कीम, है ना, ऐसे आप नहीं कर सकते। टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 9394, मतलब रिवर्स चार्ज, वो क्या करते हो? आप पे करते हो। In computing aggregate turnover in order for determining the eligibility for this scheme, इस स्कीम की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए क्या करोगे? आप टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जो 50 लाख आप कैलकुलेट करोगे टर्नओवर, है ना, आपका वो टर्नओवर मान लीजिए 51 लैक्स है, लेकिन 51 लैक्स में से 2 लैक्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स, तो उस इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करेंगे। मतलब 51 में से 2 लाख एक्सक्लूड करेंगे तो कितना बचा? 49 लैक्स। तो क्या 49 लैक्स का अगर आपका टर्नओवर है एंड यू आर अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, तो क्या आप स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या बोला है? टर्नओवर में से क्या एक्सक्लूड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिपॉजिट एंड एडवांसेस। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन 18, जो कि हमारा चैप्टर 6 का एक टॉपिक था, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो हमने पेंडिंग रखा था. फाइन. तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.